बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम। सर कल थैंक यू एक वेरी मच। कौमी असम्बली की जो सलामती कमेटी है उसमें एक ब्रीफिंग हुई जो DGISI और आर्मी चीफ ने दी, और जो नेशनल लीडर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल, उन सब को एतमाद में भी लिया गया और उनको जो TTP के साथ टॉक्स हो रही हैं उस बारे में भी बताया गया है। अब यानी अगर उन पॉलिटिकल लीडर्स को बता दिया गया है तो इसका मकसद है कि आम आवाम तक भी वो उस एतमाद को डिलीवर कर दिया गया है। लेकिन मेरे समेत जो हम मीडिया वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि उस मुआहदे की एक एक सतर और एक एक शिक को मीडिया को जारी किया जाए और मीडिया के ऊपर उसको डिस्कस होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो ब्रीफिंग हो गई है कौमी सलामती की कमेटी को नेशनल असम्बली में, वो काफी है या हम जैसे मीडिया वालों के हाथ में भी ये उस तरह दे देना चाहिए? आपने जो कुछ कहा कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से, उसमें आपको पता है कि एक कौमी सलामती कमेटी के इजलास के दो मकासद होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक मकसद होता है जो जिसको आप सिंबॉलिक कह सकते हैं, यानी आपने आवाम को या आपके जो बॉर्डर्स के बाहर जो दुश्मन हैं उनको एक मैसेज भेजना होता है, और उस मैसेज का मकसद ये होता है कि सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, आप किसी भी मुल्क के हवाले से ले लें तो मैसेज ये होता है जैसे कि अमेरिका करेगा तो चाइना को भेजेगा, चाइना करेगा तो अमेरिका को भेजेगा, ईरान करेगा तो बाकी, इस तरह करके। तो मकसद ये होता है ये बताना कि जी जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सेटअप है वो, जो अपोजिशन है वो, और अदारे जो बुनियादी तौर पे पॉलिसीज बनाते हैं, वो तमाम के तमाम एक बड़े वेल नेट, एक मिले जुले अवामिल से, मिले जुले रवाबत से काम कर रहे हैं। दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड, जिसको आप कहते हैं। एक तो ये मतलब होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि जो भी किसी भी इशू पे, जैसे अभी आप एक TTP का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल बॉर्डर मैनेजमेंट भी डिस्कस हुई, अफगानिस्तान की सिचुएशन भी डिस्कस हुई, पाक कश्मीर भी डिस्कस हुआ, पाकिस्तान के फौज की रेडीनेस भी डिस्कस हुई। तो उसमें अदारे जो होते हैं, वो चाहे सिविल अदारे हों, चाहे फौजी अदारे या इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अदारे जो भी हों, वो अपनी एक ब्रीफिंग्स, अपनी एक पेपर वर्क तैयार करते हैं, जिनको आप ब्रीफिंग्स कह सकते हैं, जो बुनियादी तौर पे रिलेट करती है, जिनका जिनका ताल्लुक होता है ऑपरेशनल रेडीनेस से और ग्राउंड रियलिटी से, यानी ज़मीन के ऊपर कौन से हकाइक जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे फॉरेन पॉलिसी है तो आपने देखा है कि इर्द गिर्द के ममालिक के हिसाब से आपकी कनेक्टिविटी क्या है। अगर इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल है, आपने देखना आपकी फौज की तैयारी क्या है, इंडिया कितनी फोर्सेस मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। इसी तरह अगर आप इंटरनल सिचुएशन है तो आपने देखना है इंटरनल थ्रेट कौन से हैं, उसके लिए आप किस तरह निपट रहे हैं। अगर प्राइस हाइक आपने देखना है कौन कौन सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल, ये तमाम चीजें वो ग्राउंड रियलिटीज पे एक ब्रीफिंग तैयार कर लेते हैं। ये ब्रीफिंग के अंदर जो इनपुट होती है वो पॉलिटिकल सर्कल से नहीं ली जाती, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक चीज किया जाती है। अब उसके अंदर जो आपकी क़यादत होती है, जो हुकूमत भी और उनकी भी कुछ इनपुट होती है। अब वहां पे अफसोस की बात यह है कि कल के इजलास में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर का होना नहायत जरूरी होता है, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, उनको कोई कह तो नहीं सकता। यहाँ पे इस किस्म की ब्रीफिंग में बैठना इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक प्राइम मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर होना इम्पोर्टेंट है। ही मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट ब्रीफिंग, ही मस्ट बी। मैं रिपीटेडली कहता हूँ, बट ही डजंट कम, तो वो इस तरह एक गलत मैसेज भी जाता है बाहर। लेकिन बहरहाल तो वो उसके अंदर जो अब जैसे कल हुई, तो जो जो सियासी मंजरनामा होता है और जो सियासी तौर पे या लोगों के जज्बात के तौर पे या लोगों के ऊपर जो चीजें इफेक्ट कर रही है, तो उनके तौर पे जो चीजें कन्वे की जाती है वो फिर ये सियासी क़यादत कन्वे करती है। इन दोनों चीजों को मिला के एक रिस्पॉन्स बना लिया जाता है किसी भी चीज के साथ। तो ये होता है कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बुनियादी मकसद। क्योंकि आपने जैसे कहा वहाँ पे DGISI ब्रीफिंग देते हैं, बाद में DGMI ब्रीफिंग दे देते हैं, फिर DG रेंजर्स को भी बुला लिया जाता है, फॉरेन सेक्रेटरी को भी बुलाया जा सकता है, अपना फाइनेंशियल सेक्रेटरी को भी, वो भी ब्रीफिंग देते हैं। तो ये इसके हिसाब से ये चीजें होती है। तो कल का इजलास इस हिसाब से जरूरी था
कि उसमें ये तमाम चीजें जो मैंने अपने पॉइंट आउट की, इंटरनल भी और एक्सटर्नली भी, वो तमाम चीजें डिस्कस की गई। उसके ऊपर जो इनपुट्स आई होंगी उसके मुताबिक फाइनल पेपर तैयार करेंगे, फाइनल रिस्पॉन्स तैयार करेंगे, और फिर वो गवर्नमेंट को उसी हिसाब से होते हैं अदारे जो आगे चलने की कोशिश करते हैं, और हुकूमत भी उन चीजों को फिर अडॉप्ट करती है। सही है सर। शॉर्टली सर कमेंट कीजिएगा मीडिया के बारे में, यानी मीडिया की ख्वाहिश है। अब आपने बात की कि जी जो टीटीपी के हवाले से आपने बात की कि टीटीपी के हवाले से जो बातचीत हुई है उसको हुई है वो मीडिया को शेयर करना चाहिए। देखिए स्टेजेस होती है हर चीज की। एक जो प्लान बनता है वो पहले रॉ शक्ल में बनता है, फिर उसके ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा तब्दीलियां की जाती है, वो हालात तब्दील होते हैं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा बाज़ दफा बात चीजों में पॉलिटिकल इनपुट ली जाती है। एक अदारा एक सजेशन तैयार करता है, एक रिकमेंडेशन तैयार करता है कि जी हम ये कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत या अपोजिशन या पॉलिटिकल सेटअप या फॉरेन वो सेक्रेटरीज या गवर्नमेंट जो लोग बैठे वो कहते नहीं जी ये ठीक नहीं है, आप इसको इस तरीके से चेंज करें। तो फिर वो वापस जाएंगे, उसको दोबारा उस तरीके से तब्दील करेंगे, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके मुताबिक अपनी। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे तमाम चीजें मीडिया के आपके सामने ला कर रखें तो मीडिया ने क्या करना, उसे तो उसका तिया पाचा कर देना, तो उसकी जो रेलेवेंस है वो खत्म हो जाती है। जब आपने पॉलिटिकल शहबाज शरीफ को बता दिया, जब आपने भुट्टो को बता दिया, इसका मतलब है कि जो हुकूमतों जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो उसके अंदर शामिल हो गए। अब ये उनका वो बन गया, उनकी पोजीशन बन गई है कि वो इस चीज को किस तरह लोगों तक कन्वे करते हैं, क्योंकि अदारे मीडिया को कम कन्वे करते हैं। जो पॉलिटिकल चीजें होती है, जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी, वो जो आपके इफेक्टिव लोग होते हैं, जिसमें साफ जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वोट लेके आगे आती है, उनके हल्के होते हैं, उन्होंने अवाम के पास वापस जाना होता है। तो फिर जब अप्रोप्रिएट स्टेज पे जब आप ये समझते हैं कि हाँ जी अभी एक कंप्रिहेंसिव चीज बन गई और इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके जाना है, फिर आप दोबारा प्रेजेंटेशन देंगे, और जब वो चीजें पूरी तौर पे तैयार हो जाएंगी फिर आप मीडिया से शेयर करें, अवाम से शेयर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस स्टेटमेंट इशू करें, ट्वीट करें, ट्विटर पे जो करें, वो वक्त होता है उसको। बिल्कुल सही है सर। कहा यह जा रहा है कि ये जो टीटीपी से गुफ्तगू हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और 1 महीने का सीज़ फायर का मुआहिदा भी सामने आया है पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान और टीटीपी के दरमियान जो सीज़ फायर हुआ है। सर कहा यह जा रहा है कि चीन को भी इस हवाले से एतमाद में लिया गया है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि चीन गुफ्तगू और मुज़ाकरात को सराहेगा या उसका वही मुतालबा होगा कि इनके साथ सख्ती से और ताकत से निपटा जाए? आप टीटीपी की बात करें या टीएलपी की बात कर रहे हैं? टीटीपी की सर। ठीक है, तालिबान। जी सर, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अच्छा, वो चीन जो है ना वो आपके एक बात है, चीन की अपनी प्रायोरिटीज होती है, उनकी अपनी वो है अपना पॉलिसीज। दूसरा ये है कि चीन भी इफेक्टेड है उन लोगों से जो अफगानिस्तान के अंदर पनाह गजीन है, और अफगान तालिबान ने कहा है कि हमारी सरजमीन किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए बाहर के ममालिक में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। तो अभी जो आप कहते हैं ना, द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो तहरीक तालिब वो अफगानिस्तान के ऊपर पड़ती है कि वो उन ग्रुप्स को इस चीज की इजाजत न दे कि वो दूसरे मुल्कों में जाके कार्रवाई करें, और चीन उससे सेटिस्फाइड, और चीन के अंदर कोई ऐसी चीज होती नजर भी नहीं आ रही। चीन के अफगान तालिबान अफगानिस्तान की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर, क्योंकि चीन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया। एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अहमक माइंस में, जहाँ पे आपको ये ब्लैक गोल्ड निकलता है, तो चीन ने उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है और उससे अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। फिर आपको पता है कि $1 ट्रिलियन के कोई जेम स्टोन्स और बाकी चीजें अफगानिस्तान के अंदर पड़ी हैं, जिसमें चीन जो है वो बहुत डीपली इंटरेस्टेड, और चीन इकोनॉमी पे बहुत जोर देता है। तो जहां तक तो जब तक ये अब जी अफगानिस्तान की तरफ से एश्योरेंस आ गई कि जी हम अपनी सरजमीन को नहीं इस्तेमाल करने देंगे, तो फिर तो पाकिस्तान को बजाय मुज़ाकरात करने के ये प्रेशराइज करना चाहिए कि जी आप उन लोगों को पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कार्रवाई की इजाजत ना दें, बल्कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। चीन भी यही प्रेशराइज कर रहा है कि जी आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का जो है वो इस तरह का शर पैदा हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी
पैरामीटर्स और अपनी चीजें तैयार कर ली। यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं जिसके जरिए उन लोगों, अभी भी पिछले दिनों भी आपने देखा मस्तूंग में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ, नॉर्थ वजिस्तान में भी हुआ, उनका एक बहुत बड़े 2-3 बहुत बड़े बड़े कमांडर, बहुत बदनाम कमांडर मारे भी गए। तो ये चीजें चीन तो ये चाहेगा कि आप इससे लड़े, लेकिन लड़ने के भी 2 सेगमेंट होते हैं। एक चीज अगर बगैर लड़े हासिल की जा सकती है तो चीन उसको, मतलब अगर चीन की बात करें तो चीन उसको क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा ना। मकसद तो है सिक्योरिटी हासिल करना, सी पैक के हिसाब से सिक्योरिटी हासिल करना। अब सी पैक अगर लिख के अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान जो बाकी इलाकों में जाता है तो पाकिस्तान से निकल के जब अफगानिस्तान की सरहद में वो चीज दाखिल, तो वो तो अफगान तालिबान की जिम्मेदारी हो जाती है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी तो नहीं रहती। तो आप अपने हदूद के अंदर, अपने बॉर्डर्स के अंदर जो आपने अमन क्रिएट करना है वो आप मुज़ाकरात से करें या वो ऑपरेशन करके करें, या मुज़ाकरात और ऑपरेशन का एक बाहमी रब्त हासिल करके करें। क्योंकि जब आप ऑपरेशन करते हैं उसके बाद मुज़ाकरात भी होते हैं, बाद लोग होते हैं बहुत सारे, हमने माजी में देखा कि ऐसे ऑपरेशन के बाद ऐसे लोगों को पकड़ा जिनको फिर री रेडिकलाइजेशन जो जहाँ पे अपना सेंटर्स में लेके आए, जहाँ पे उनको पीस पे लेके आए, उनकी ट्रेनिंग की गई, उनकी मोटिवेशन की गई। पिंडी में एक ऐसा सेंटर बनाया गया था, अभी भी शायद काम कर रहा होगा, जहाँ पे इस किस्म के दहशतगर्दों को लाया जाता था और उनकी फिर मोटिवेशन की जाती थी, उनके जहन जो चीजें होती, और उनमें से बहुत सारे थे जो मेन स्ट्रीम में आए। तो ऑपरेशन के बाद भी मुज़ाकरात का जो दरवाजा होता है वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन जिस तरह की ये दहशतगर्दी हो रही है इसमें ऑपरेशन भी जरूरी है, और अगर कोई हथियार डालना चाहता है लेकिन वो फिर क्रेडिबल चीजें से आपके लोगों के सामने, देन इट विल बी टेंजिबल। बिल्कुल सही है सर। लास्टली जो है वो कमेंट कीजिएगा कि हमारे एफएटीएफ के अंदर भी मामला चल रहे हैं और अभी तक हम उनकी ग्रे लिस्ट के अंदर हैं। तो ये जो टीटीपी से मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ एफएटीएफ है, हुकूमत को और जो एजेंसीज हैं या जो भी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको कितनी एहतियात बरतनी चाहिए कि कहीं मामलात जो है वो इनके साथ गुफ्तगू करते करते एफएटीएफ के अंदर खराब ना हो जाए? कैसे देखते हैं सर इसको? एफएटीएफ मेरिट फोरम नहीं है, एफएटीएफ ब्लैकमेलिंग फोरम है। FATF इज द बिगेस्ट ब्लैकमेलिंग, इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग फोरम, जहां पे जो भी लोग बैठे हुए हैं दे आर बिगेस्ट ब्लैकमेलर्स। वो रियलिटीज पे नहीं जाते, वो मेरिट पे नहीं जाते। खास तौर पे जब आप पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं तो उनके ध्यान में पाकिस्तान के हिसाब से एक बुग्ज है जो इंडिया ने उनके अंदर डाला हुआ है, जो अमेरिकन ने उनके अंदर डाला हुआ है, और उनका मकसद है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना। आप आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे और आप पूरी की पूरी तरीके किसी भी दहशतगर्दों को पकड़ के जेल में बंद कर दें, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी, बिकॉज दे आर द ब्लैक। आप याद रखिएगा एफएटीएफ इज द बिगेस्ट ब्लैकमेलिंग फोरम जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेब्लिश किया गया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को प्रेशराइज करने के लिए और मुसलमान ममालिकों को खास तौर पे ट्विस्ट करने के लिए। अगर हमने 37 में से 40 में से 41 चीजें मुकम्मल कर ली हैं तो दुनिया का कौन सा लॉजिक और लॉ कहता है कि आपको ग्रे लिस्ट में रखें? और अगर आप एफएटीएफ के पुराने रिकॉर्ड उठा के देख ले, आप 2019 का देख ले, 2020 का देख ले, 2000, वो एक उनका एक पैटर्न है जिसके अंदर वो आपको ग्रेड करते हैं। उसके 3 हेडिंग होती है। एक होती है पार्ट अपना नॉट कंप्लीटेड, एक होती है पार्शली कंप्लीटेड पीसी कहते हैं, एक होती है टोटली कंप्लीटेड टीसी। ये ग्रेड है उनके। अगर आप पाकिस्तान का फिगर उठा के देखेंगे, रेट उठा के देखेंगे पाकिस्तान के पॉइंट, तो पाकिस्तान ने ज्यादातर इनिशियली आपके पॉइंट जो पार्शली कंप्लीटेड में आते थे, और अभी पिछले 2 साल से सारे के सारे पॉइंट्स टोटली कंप्लीशन में आ रहे हैं। लेकिन जब आप टोटली कंप्लीटेड लेके जाते हैं तो वहां पे जो उनका प्रेसिडेंट बैठा है जो आगे स्टेटमेंट दे रहा है, शर्म नहीं आती उसको। ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही डजंट लुक इन हिमसेल्फ कि व्हाट इज ही सेइंग, कि उसके लफ्जों में और उसकी एक्शन में कितना तजाद है। तो जब वो वहां पे लेके जाते हैं, अब आपका 47 में 46 पॉइंट जो है वो टोटली कंप्लीटेड है, 1 पॉइंट पार्शली कंप्लीटेड, तो वो कोई नया इशू निकाल लेते हैं, कोई नई अपने वो पटारी से कोई नई डिबिया निकाल लेते हैं। तो दे आर ए ब्लैकमेलिंग फोरम एंड आई डोंट कंसिडर देम कि दे विल लास्ट लॉन्ग। पाकिस्तान से उनका ग्रज ये है कि इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री, और दूसरा ये है कि अमेरिकन भी आपको प्रेशराइज करना चाहते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर जब चीजें चल रही थी तो अमेरिकन वांटेड टू गेट बेनिफिट पाकिस्तान के थ्रू, तो इसलिए आपको एफएटीएफ की
पाकिस्तान का कोई लॉजिक नहीं है FATF की ब्लैक ग्रे लिस्ट में रहेगा। देयर नो एब्सोल्युटली। आप, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, आप उनकी रिपोर्टें उठा के पढ़ लें, लेकिन जब आप ब्लैकमेलिंग पे उतरेंगे, जब आप धोखे पे उतरेंगे, जब आप चीटिंग करेंगे एट द इंटरनेशनल, व्हेन यू विल कमिट फ्रॉड एट द इंटरनेशनल लेवल एज और इंटरनेशनल बॉडी, व्हेन यू विल चीट पीपल एज इंटरनेशनल बॉडी, व्हेन, जब आप धोखा देंगे एज इंटरनेशनल बॉडी, when there will be a difference between your teaching and between your implementation, when you have a hypocritical character, when the members have a hypocritical character, जब उनके अंदर बुक्स पोशीदा है, जब वो रियाकार हैं, जब वो धोखाधड़ी पे बेस करते हैं, तो फिर पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात करें, उनको कोई फर्क नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का सोच लिया, सो दे विल कंटिन्यू। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। नाजरीन, आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।